Assalamu alaikum, dear students. I am Salim sir. Today we are going to discuss about the topic that is post-independence era, Jammu and Kashmir on the path of modernization. प्यारे बच्चों, जहाँ तक आज के मौजू का ताल्लुक़ है, इसमें हमें पढ़ना है कि आज़ादी के बाद कश्मीर किस तरह मॉडर्नाइजेशन यानी डेवलपमेंट के रास्ते पे चला। पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन हुआ ना, राह तरक्की की राह पे किस तरह गामजन हुआ। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कश्मीर डोगराओं के अंडर था। डोगराओं ने कश्मीर में 1846 से ऑनवर्ड्स रूल किया, यानी डोगराओं का जो रूल था हिंदुस्तान में, कश्मीर में डोगराओं का जहाँ जो रूल था वो डोगराओं का रूल जो था वो डोगरा रूल जो कश्मीर में था वो 1846 से लेके 1948 तक, और कुछ तो कहते हैं 1952 तक। इस पर हम बात करेंगे बाद में। तो डोगराओं ने जो कश्मीर में जिस तरह के मजालिम डाले, जिस तरह का सप्रेशन किया, जिस तरह का जुल्म किया कश्मीर के लोगों पर, इस जुल्म से तंग आके कश्मीर के लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट की। जिस तरह हिंदुस्तान में नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई, इसी तरह कश्मीर में भी डोगराओं के राज के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हुई। और वो मूवमेंट किस तरह स्टार्ट हुई, उसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर हम 1925 की बात करें, ये याद रखें, 1925 ही में डोगराओं का लास्ट जो रूलर था कश्मीर के लिए वो हरी सिंह था। हरी सिंह ने कुछ अच्छे काम भी किए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हरी सिंह के दौर में ही कश्मीर में नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई। नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसके पीछे कारण क्या था? बहुत से कारण थे, एक कारण मैं कहूँगा, उसके बाद 1930s में किस तरह से रंगत पाती गई, यानी 1930s में ये मूवमेंट किस तरह फर्दर बढ़ी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं कहूँगा 1925 में जो पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई, यानी नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई कश्मीर में, यानी कश्मीर के लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमें डोगरा रूल से आज़ादी चाहिए। इसकी वजूहात क्या थी? असल में 1925 में जो कश्मीर के पंडित थे, पंडित ने अपनी एक पंडित एसोसिएशन, स्टेट पीपल्स पंडित एसोसिएशन बनाई। स्टेट पीपल्स पंडित एसोसिएशन बनाई, जिसके ज़रिए जो कश्मीर के जितने भी पंडित थे, जितने भी हिंदू थे, उनके पंडित लोग जो थे, उनकी राइट्स या प्रिविलेजेस को सिक्योर करने के लिए एसोसिएशन बनाई गई थी। इनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए, यानी इनके प्रिविलेजेस को, जो मज़ीद पावर्स इनको थे, प्रिविलेजेस जिनको हम कहते हैं, यानी मोर पावर्स इन अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो इनके थे, उनको बचाने के लिए इन्हें स्टेट पीपल्स पंडित एसोसिएशन बनाई, जिसके ज़रिए इनके राइट सिक्योर है। अब तो मुसलमानों ने भी यही कहा कि मुसलमानों के लिए भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए, मुस्लिम एसोसिएशन होनी चाहिए, जिसमें मुसलमानों की प्रिविलेजेस को सिक्योर किया जाए। यानी जिस तरह पंडितों ने अपने प्रिविलेजेस के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई कि हमारे राइट्स को सिक्योर रखे, तो इसी तरह मुसलमानों ने भी एक एसोसिएशन चाहिए। लेकिन हरी सिंह ने इसका जो अपमान उस वक्त किया, हरी सिंह ने मुसलमानों को एसोसिएशन बनाने नहीं दी। और दूसरी बात यह है कि जो रीडिंग रूम पार्टी इसी में बनी, 1925 में कश्मीर में एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था रीडिंग रूम पार्टी। ये रीडिंग रूम पार्टी क्या थी? दरअसल 1925 में मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान लड़कों ने ये मुद्दा उठाया, क्वेश्चन उठाया कि हरी सिंह के दौर में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती हैं। जो पढ़े लिखे मुसलमान लड़के होते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती हैं। सिर्फ गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं वो पंडितों के लिए महफूज रखी जाती है और मुसलमानों को इस हक से महरूम किया जाता है। इसके लिए रीडिंग रूम पार्टी बनाई गई। और ये रीडिंग रूम पार्टी क्या थी? ये मुसलमानों की एक पार्टी थी जिन्हें अपने
राइटर्स के लिए पार्टी बनाई थी। और रीडिंग रूम पार्टी का मतलब क्या था, पॉलिटिकल मतलब क्या था, और ये कहते थे कि मुसलमानों के राइटर्स को सिक्योर किया जाए। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को भी जॉब्स के लिए अपॉइंट किया जाए और बड़े बड़े पोस्ट जिस तरह हिंदू के लिए सिक्योर रखे जाते हैं, इस तरह मुसलमान स्कॉलर्स के लिए भी रखे जाए। और ये जो रीडिंग रूम पार्टी जो थी, असल में ये कौन थे, ये सब मुसलमान थे, एंड दे वर द स्कॉलर्स फ्रॉम द क्या कहते हैं इसे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे स्कॉलर्स थे, मुस्लिम स्कॉलर्स, उन्होंने ही पार्टी बनाई। इससे पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू एंड कश्मीर में हुई, यानी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की। ये आप इसके बहुत से मकसद थे, लेकिन यहाँ तो पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए हमको ये पढ़ना है। तो रीडिंग रूम का एक मकसद ये भी था कि द मुस्लिम्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द डोगरा रूल एंड वी वांट कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ डोगराज। वो ये मूवमेंट अवेकनिंग जिसको हम कहेंगे, पॉलिटिकल अवेकनिंग, जब उनके दिमाग में ये बात उतरी कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, तो 1925 में रीडिंग रूम पार्टी बनाई गई। और दीज वर द रीडिंग रूम पार्टी में जितने भी मेंबर्स थे, ऑलमोस्ट वो कौन थे, दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ, ये सब मुसलमान थे, ऑलमोस्ट अलीगढ़ ही से थे, स्टूडेंट्स ऑफ AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब क्वेश्चन ये है, किताबों में लिखा गया है, जहाँ तक किताबें तो बहुत पढ़ी हैं, लेकिन बहुत सी किताबों में मैंने पढ़ा है कि द मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वायर सपोर्टेड बाय द कराची बेस्ड मुस्लिम्स। उन्होंने स्कॉलरशिप दिए इनको, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको प्रोवाइड की, कराची बेस्ड मुस्लिम्स, जो कराची में मुसलमान थे, कराची के मुस्लिम्स जो थे, उन्होंने कश्मीर मुस्लिमों को सपोर्ट किया और उनके लिए एक किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की, ताकि ये बच्चे जो हैं, ये मुसलमान आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर पढ़े। तो बाद में इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, मगर मदद की कराची बेस्ड मुस्लिम एसोसिएशन ने, जो इन कश्मीर के मुसलमान लोगों को मदद करती थी, पढ़े लिखे लोगों को मदद करती, ताकि वो स्टेट से बाहर पढ़े, ताकि उनके लिए जब वो अच्छी तरह पढ़े तो उनके लिए फिर स्टेट में नौकरियां अवेलेबल हो, इसलिए इसका ये मकसद भी था। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि 1930s में दो चीज़ें जिससे नेशनल मूवमेंट को एक नया मोमेंटम मिला, एक नया स्पिरिट नेशनल मूवमेंट में दाखिल हुआ, वो क्या था, वो एक तो 1930 का जो हमारे यहाँ, जिसको हम 1931 का जो ट्रेजेडी थी, जो मुसलमानों के साथ की गई गौगजबाग में, जब जहाँ 13 जुलाई 1931 में मुसलमानों को उनका कत्ल किया गया, मैसेकर किया गया। और जैसा कि कहा जाता है 21 से 25 मुसलमानों ने अजान दी, और उन जो अल्लाह अकबर कहता था उसके साथ ही उस पर गोली चलाई जाती थी। इस तरह डोगराओं के दौर में जो ट्रेजेडी थी, मैसेकर जो था, ये बहुत बड़ा अलमिया था मुसलमानों के लिए। इससे इस रीडिंग रूम पार्टी जो थी, इट वाज वन टाइप ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, लेटर इट बिकेम ए प्रेशर ग्रुप। 1931 में ये प्रेशर ग्रुप बनी। इन्होंने कहा कि मतालबा किया, भाई हमने डोगराओं से आज़ादी चाहिए, बस हमारा मतलब यही है। 1931 में इस मूवमेंट को फर्दर एक किस्म का मोमेंटम मिला, इस मूवमेंट को एक किस्म का जोर मिला। वजूहत क्या थी, जिसका जिक्र एंड्रू वाइट हेड ने अपनी किताब लाइव द फ्रेडा में लिखा है। ये मैं लिखूंगा इधर, एंड्रू वाइट हेड, यहाँ से हमारा सबक शुरू होता है। एंड्रू वाइट हेड ने अपनी किताब में लिखा है, एंड्रू वाइट हेड वॉज ऑथर एंड कॉलमनिस्ट, एक ऑथर भी एंड कॉलमनिस्ट भी हैं, ये याद रखें आप। एंड्रू वाइट हेड इज ऑथर एज वेल एज कॉलमिस्ट। इसने लिखा है एक किताब, जो लिखी है उसका नाम है लाइव्स ऑफ फ्रेडा, लाइव्स ऑफ फ्रेडा। ये कौन थे, वाल्स फ्रेडा, इसका मैं जिक्र करूँगा। देखिए, लाइव्स ऑफ फ्रेडा जो थी, फ्रेडा बेदी, मैं इधर लिखूँगा फ्रेडा बेदी एंड BPL बेदी, ये कौन थे, फ्रेडा बेदी जो थी, शी वाज
इंग्लिश वुमेन, ये अंग्रेज औरत थी। एंड बीपीएल बेदी जो थे, बीपीएल बेदी, बाबा प्यारेलाल बेदी। बाबा प्यारेलाल बेदी जो थे वो पंजाबी लाहौर के रहने वाले एक पंजाबी आदमी थे। और ये कपल था, यानी फरीदा बेदी और बीपीएल यानी बाबा प्यारेलाल बेदी, ये कपल था। फरीदा बेदी बीवी थी और बीपीएल बेदी यानी बाबा प्यारेलाल बेदी इसका शौहर था। एंड ड्यू टू द स्क्रूचिंग हिट ऑफ द लाहौर इन 1930s दे कैम टू कश्मीर। समझ में आता है? यानी 1930s में क्या हुआ, 1930s में उनको, लाहौर के रहने वाले थे, इनको लाहौर की स्क्रूचिंग हिट ने बड़ा परेशान किया। और इसी वजह से ये कश्मीर में आए ताकि इनको रिलैक्सेशन मिले। कश्मीर तो जन्नत, ज़मीनी जन्नत कहा जाता है कश्मीर को। तो यहाँ के दरख्त, यहाँ का क्लाइमेट वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसी को मद्देनज़र रख के फरीदा बेदी और बीपीएल बेदी कश्मीर आए थे लाहौर से, ताकि यहाँ चैन की सांस ले और स्क्रूचिंग हीट से किसी हद तक इनको छुटकारा मिले, इसलिए यहाँ आए थे। लेकिन इसी दौरान जब ये यहाँ आए तो यहाँ पर नेशनल मूवमेंट्स की सरगर्मियाँ बड़े उरूज पर थी। उनको देखकर फरीदा बेदी और बीपीएल बेदी और फरीदा बेदी ने कश्मीर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में बड़ी कंट्रीब्यूशन की, उनने शिरकत भी उसमें की। एंड इन्हें इंटरेस्ट लिया, पहले उसने इंटरेस्ट लिया। बाद में ये कश्मीर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी, यानी डोगराओं के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट लड़ी गई थी कि हमें आज़ाद कराएं, हमें आज़ाद होना है, इनका मतालबा जो था कश्मीरियों का, हमें आज़ाद होना है डोगरा रूल से। तो फरीदा बेदी और बीपीएल बेदी के कारनामों से और इनके, मानो कि इनके आइडियाज़ और प्लान्स या पॉलिसीज़ से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे बड़े मुतासिर हुए। बाद में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बीपीएल बेदी के करीबी दोस्त भी रहें। और कश्मीर का जो आइन बना, कश्मीर एज ए स्टेट, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें बीपीएल बेदी का बड़ा अहम रोल रहा है। अब फरीदा बेदी और बीपीएल बेदी ये शौहर बीवी हैं। और 1930s में लाहौर से आए थे कश्मीर स्क्रूचिंग हिट से किसी हद तक छुटकारा पाने के लिए अपनी। और ये दोनों क्या थे, दे वर बोथ वर कम्युनिस्ट्स। ये कम्युनिस्ट्स थे, लेफ्टिस्ट्स जिनको हम कहते हैं। लेफ्टिस्ट्स आर द कम्युनिस्ट्स, जिनको हम कम्युनिस्ट कहते हैं। वन लेफ्टिस्ट्स हो, ये इसी सिमत में 1930s में इसी दौर में हिंदुस्तान आए। जब माफ़ कीजिएगा, कश्मीर आए, तो कश्मीर में इन्होंने नेशनल मोमेंट्स को देख के बड़ा कंट्रीब्यूट किया। और बाद में 1940s में बीपीएल बेदी जो वो लाहौर गए, और फरीदा बेदी जो थी वो कश्मीर में रही। एंड फरीदा बेदी बिकेम ये प्रोफेसर भी रही हैं वुमेन कॉलेज, श्रीनगर वुमेन कॉलेज में प्रोफेसर भी रही हैं, किसी इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर भी रही है। और बीपीएल बेदी जो थे, बीपीएल बेदी 1940s में यहाँ से गए, यानी कश्मीर से वापस लाहौर गए। और फरीदा बेदी जो थी, किताबों में लिखा है कि इस पर गवर्नमेंट पुलिस ने क्या कहा था, इस पर पुलिस ने पंजे कसे थे कि इसको कहा था कि आप कश्मीर छोड़ के जाओ, ताकि इनको पता थी कि शी इज़ द मैन सपोर्टर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ कश्मीर एंड शी प्रोवाइडेड द आइडियाज एंड plans how to tackle the problems, how to face the problems, how to go against the डोगरा रूल, यही सब ये प्लान्स देती थी। इसलिए कश्मीर या डोगरा पुलिस ने चाहा था कि इनको चुनौती दी थी कि आप यहाँ से जाए। लेकिन बाद में किताबों में लिखा है कि कश्मीर का बुर्का पहन के नेशनलिस्ट मेंबर्स के पास जाती थी, उनको आइडियाज़ देती थी किस तरह अपनी स्ट्रगल को आगे चलाना है। तो इसने बड़ा रोल अदा किया। तो इसके बाद क्या हुआ, यही वो बीपीएल जो हैं, यानी फरीदा बेदी का ही शौहर बीपीएल बेदी, जिसको हम बाबा प्यारेलाल बेदी कहते हैं, इन्हीं की वसातत से सोपोर में 29 एंड 30 सितंबर 1944, ये याद रहे, इन द सुपरविजन ऑफ बीपीएल बेदी ऑन
29th and 30th of September 1944 a meeting was held in सोपोर। सोपोर में एक मीटिंग हुई। सोपोर में मीटिंग हुई, वो मीटिंग क्या थी, उस मीटिंग का नाम क्या था रखा गया, वो मीटिंग क्या थी, किस रिलेटेड थी, वो इस जो कुछ भी इस मीटिंग में डिस्कस किया गया उस मीटिंग का नाम रखा गया न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो। इस मीटिंग में जो भी डिस्कस किया गया, जो भी पॉइंट्स उठाए गए और जिन पर डिस्कस हुई, वो बाद में नया कश्मीर मैनिफेस्टो बना। यानी जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टो का मतलब होता है मंशूर। मंशूर क्या होता है, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इलेक्शन के वक्त वो अपना एक पॉलिसी या प्लान्स, यानी वो किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, उन्होंने अपने वो पॉलिसीज लिखी होती हैं उस मैनिफेस्टो में। यानी ऑन व्हाट लाइन्स, ऑन व्हाट lines they are going to contest election, what they are going to give to people if people help them to capture political power। यानी अगर लोग उनको सपोर्ट करेंगे पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने में, इस इन लिeu ऑफ दैट वेरी वोटर्स, इन लिeu ऑफ वोटर्स वो आवाम को क्या देंगे। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में बिना मकसद, बिना प्लान, बिना कोई कॉन्फिडेंस, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए इलेक्शन में नहीं उतरती, बल्कि उनका कोई प्लान होता है और जो कुछ भी उनका मकसद होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो एक मैगजीन, छोटी सी मैगजीन में उसको लिख देते हैं, जिसको हम मैनिफेस्टो कहते हैं, मंशूर। यानी किस वजह से, वजूहात क्या है, किस बुनियाद पर ये लड़ने जा रहे हैं। इसी तरह बीपीएल बेदी ने भी नया कश्मीर मैनिफेस्टो बनाया, जिसको बीपीएल बेदी कोई आथर कहते, क्योंकि इसी की गाइडलाइंस पर न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो बना। उसमें क्या लिखा था, उसके दो पार्ट्स थे। एक पार्ट ये था कि स्टेट रिलेटेड, यानी क्रिएशन ऑफ स्टेट, हाउ टू क्रिएट स्टेट आउट ऑफ द डोगरा एम्पायर। यानी कश्मीर स्टेट को किस तरह हम डोगरा स्टेट से बाहर करें, किस तरह स्टेट को क्रिएट करें, किस तरह स्टेट बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए, ये इसमें लिखा था। और दूसरा पार्ट इसका था, वो था नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, हाउ टू डेवलप द कैपिटल, हाउ टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ये एक। एंड फर्दर इसमें ये भी लिखा गया था कि थर्ड पार्ट जो इसमें लिखा गया था, सेकंड पार्ट में क्या क्या पॉइंट्स थे फर्दर, इसमें ये था कि स्टेट क्रिएशन, तो मैंने कहा नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, और इस पार्ट में ये भी डील किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट में फर्दर दो डिविजन हुए थे। इसमें एक इंक्लूडिंग सिटीजनशिप था, दूसरा नेशनल असेंबली, तीसरा रूलर किस तरह का होना चाहिए, हाउ टू मेक द काउंसिलर्स, फोर्थ वन पॉइंट ये था कि जस्टिस के हिसाब से क्या करे, जस्टिस को यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस नवियत की होनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज किस तरह, ये सब इसमें लिखा था। और फर्दर इसमें यह भी लिखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सब लोगों को दिया जाए, कश्मीर के लोग जितने भी हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया जाए, फ्रीडम ऑफ एग्जाम्पल, यानी वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कहीं भी इकट्ठे होकर मीटिंग्स कर सकते हैं, वो गली कोचों में प्रोसेशनल्स जो होते हैं, जिनको हम जल्द से जुलूस निकालने का हक है। इस मैनिफेस्टो में ये भी लिखा था कि लोगों को फ्रीडम दी जाएंगी कि वो कहीं कोई भी वर्शिप, यानी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको वर्शिप करने का हक दिया जाएगा। जिस भगवान को मानते, जिस खुदा को मानते, उनको पूरी आज़ादी है कि वो अपने भगवान को, अपने खुदा को जिस तरह वो चाहें तो उसकी वर्शिप कर सकते। और ये भी लिखा था कि पुलिस को कोई इख्तियार नहीं था। इस मैनिफेस्टो में ये भी लिखा था कि जिसको हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं, मानो कि कोई ऐसा जुर्म अगर इंसान करे, कोई जुर्म, तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है उसको पकड़ने का, जब तक कोर्ट उनको राइट न दे, उनको परमिट न करे, उनको परमिशन न दे कि भाई आपको उसको पकड़ना है। यानी एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पर पुलिस, कत्ल का मामला है, चोरी है, एक्सीडेंट है, बाकी चीज़, यहाँ तो पुलिस को इख्तियारात होते हैं कि विदाउट द कंसेंट ऑफ, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट्स, दे कैन डायरेक्टली अप्रूव, दे कैन डायरेक्टली अरेस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, कल्प्रेट को वो अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जब तक पुलिस को कोर्ट से आर्डर्स नहीं आते, तब तक पुलिस कोई किसी आदमी को नहीं पकड़ सकती। और यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ जो न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो, इसमें ये पॉइंट भी लिखा गया था कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, बल्कि जब कोई इंसान कोई गलती करेगा तो कोर्ट के आर्डर पर ही उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, जिसको हम
पॉलिटिकल लैंग्वेज में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें थी और इसमें ये भी लिखा था कि नेशनल पॉलिसी किस तरह की होगी, किस तरह डेवलपमेंट करना है, यूटिलिटी किस तरह की करनी है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह रिसोर्सेज को करना है, करेंसी किस तरह की होनी चाहिए, फाइनेंस कैसा होना चाहिए, या प्रोडक्शन क्या निकलती हैं, किस तरह इसको या ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये किस तरह मेंटेन किया, ये चीज़ें सब इसमें लिखी गई थी। और इसलिए इसका सब कॉन्सेप्ट जो थी वो बीपीएल नहीं, यानी इसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो बीपीएल बेदी नहीं दिया था। इसलिए हम कहते हैं कि बीपीएल बेदी इज समटाइम्स कॉल्ड एज द ऑथर ऑफ द न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो। अब समझ में आ गए होंगे कश्मीर मैनिफेस्टो क्या था। सिंपल वर्ड्स में नटशेल में कहूँगा, कश्मीर मैनिफेस्टो, न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो एक ऐसा मंशूर था, एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें ये लिखा गया था कि जिसमें फ्यूचर पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी को किस तरह एनहेंस किया जाए, इसको किस तरह डेवलप किया जाए, डिफरेंट सेक्टर्स को किस तरह इम्प्रूव किया जाए, कश्मीर की इकॉनमी को किस तरह प्रॉस्पिरियस बनाया जाए। और ये पॉइंट भी लिखा गया था कि सिटीजनशिप किसको दी जाए, असेंबली किस तरह बनाई जाए, या ये भी लिखा गया था कि जस्टिस का सिस्टम किस तरह बनाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की हो, काउंसलर्स किस तरह बनाए, तो ये सब रूलर कौन हो, किस तरह का हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाए, स्टेट को किस तरह बनाए, फ्लैग क्या होगा, एवरीथिंग इसमें मैन। और दूसरा ये था नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी इकॉनमी ऑफ कंट्री, यानी जम्मू एंड कश्मीर तो कंट्री थी, बाद में इसको हिंदुस्तान के साथ मर्ज करके 1964 में ये स्टेट बन गई हिंदुस्तान की, वरना उससे पहले ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी। ये था न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो। न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो उसके बाद जो आप जानते हैं कि जब डोगरा रूल के दौरान कश्मीर में कबायली हमले हुआ करते थे। कबायली आप जानते हैं कि उनकी मिसाल में गालिबन 9वीं जमात में भी दे चुका हूँ, जब वो इतने अनसिविलाइज्ड थे कि जब वो कश्मीर में आते थे, वो जो कानों में पहना होता था कुछ भी सोने के कलर पर, उनको लगता था कि ये सोना था। किताबों में लिखा था वो कानों को देखते थे, कानों में जो कुछ भी पहना होता था वो उसको लेके जाते थे। यहाँ तक जो कश्मीरी समवार होता था उसकी जो हैंडल हैं उनको वो भी लगता था कि ये भी सोना है, उसको भी लेके जाते थे। यानी वो इतने अनसिविलाइज्ड थे। लेकिन अब हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो थी, डोगराओं को डोगरा जो थे कश्मीर रूलर्स, वो इनकैपेबल थे उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि बाद में हिंदुस्तान की मिलिट्री जो थी, हिंदुस्तान की मिलिट्री को कश्मीर में बुलाया गया। किताबों में लिखा है कि उस वक्त डोगराओं की मिलिट्री इनकैपेबल थी, वो उनके साथ यानी कबायलों के साथ नहीं लड़ सकती थी। और फिर क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला, चूंकि हम जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू के बड़े ताल्लुकात थे, इसलिए शेख अब्दुल्ला की वजह से नेहरू की वजह से शेख अब्दुल्ला इनके बीच में जो ताल्लुकात थे, इसकी वजह से एक नया एग्रीमेंट हुआ कि कहा गया, ये भी समझा गया कि हिंदुस्तानियों के कहने पर कहा गया कि जो पाकिस्तान, ये जो कबायली आते हैं हिंदुस्तान में कश्मीर में, उनको पाकिस्तान की मिलिट्री सपोर्ट कर रही, इसलिए बाद में क्या हुआ, बाद में डोगरा रूलर हरी सिंह ने, किताबों में लिखा है ऐसा, डोगरा रूलर हरी सिंह ने विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनसे कंसेंट लेके, उनसे मर्जी लेके कहा कि हमारी फौज इतनी कैपेबल नहीं है कि वो कबायलों के साथ लड़े, गालिबन उनको पाकिस्तान की मिलिट्री भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है। उन्होंने सीख की हिंदुस्तान की मदद, यानी हिंदुस्तान के नेहरू से उन्होंने मदद की। लेकिन नेहरू ने कहा मैं मदद, उसने फ़ायदे का मौके का फ़ायदा उठा, उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके लैंड पर, आपकी कश्मीर की सरजमीन पे हिंदुस्तान की मिलिट्री आएंगी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ कश्मीरी, टू प्रोटेक्ट द डोगरा रूल, टू प्रोटेक्ट द कश्मीर फ्रॉम द एग्रेशन ऑफ द कबाइलीज। हम ये मदद आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे पहले ये चीज़ें हम करें, आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमसे करना है। यानी आपको क्या करना है, आपको इल्हाक करना है, यानी आपको हिंदुस्तान का एक जुज़ बनना है। 3 डिपार्टमेंट्स आपको हैंड ओवर करने हैं हिंदुस्तान को, ताकि आप हिंदुस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ज़रिए ये 3 डिपार्टमेंट्स आपको हैंड ओवर करने हैं, उसके बाद ही हम अपनी मिलिट्री भेजेंगे।
वो क्या-क्या डिपार्टमेंट था जिसका मैं गालिबन 9वीं जमात में भी इसका ज़िक्र कर चुका हूँ। एक था 3 डिपार्टमेंट थे, एक था फॉरेन अफेयर्स, दूसरा कम्युनिकेशन और तीसरा डिफेंस। यानी फॉरेन अफेयर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ज़रिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा किया गया, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ज़रिए 3 डिपार्टमेंट कश्मीर गवर्नमेंट को यानी डोगराओं को हिंदुस्तान के सुपुर्द करने पड़े। उसके बाद ही हिंदुस्तान ने अपनी मिलिट्री कश्मीर की सरजमीन पे रख दी। एक डिपार्टमेंट फॉरेन अफेयर्स यानी कश्मीर के लोग या कश्मीर किसी के साथ भी ताल्लुकात नहीं रख सकता जब तक हिंदुस्तान न कहे। कम्युनिकेशन, हिंदुस्तान में जो भी कम्युनिकेशन करेंसी बाकी चीज़ें रहेंगी या रेलगाड़ी इनकी, वो हिंदुस्तान के ज़रिए रहेगा। जिस तरह हम आज भी जानते हैं जो रेलवेज़ यहाँ चलते हैं तो वो उस पर खर्चा जो आता है वो हिंदुस्तान का, जितने भी नेशनल हाईवेज़ आते हैं उन पे जो खर्चा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। और डिफेंस, थर्ड वन डिफेंस, यानी कश्मीर की अपनी मिलिट्री नहीं रहेंगी बल्कि यहाँ हिंदुस्तान की मिलिट्री। और ये सबसे बड़ी गलती भी कही जाएगी। उसी के बाद ही कश्मीर में जब हिंदुस्तान की मिलिट्री एक बार आ गई उसके बाद वो यहाँ से नहीं निकली। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद क्या हुआ, कब हिंदुस्तान की मिलिट्री, जिसको कश्मीर हिस्ट्री में ब्लैक डे कहा जाता है, दैट वाज द 30th ऑफ अक्टूबर 1947। यही वो दिन था 30 अक्टूबर 1947 जिसको ब्लैक डे इन द कश्मीर हिस्ट्री कहा जाता है। कश्मीरी इसको ब्लैक डे कहते हैं क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान की मिलिट्री सरजमीन कश्मीर में आई। अब ये हिंदुस्तान बाद में उन्होंने ये क्लियरली कॉन्फेस किया, फ्रैंकली कॉन्फेस किया कि कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन अब भी इट इज़ एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड एरिया सेटल। एंड कश्मीर